हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। क्या क्या? अमोनिया और HCl। और आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, द किंग ऑफ केमिकल्स। क्या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं और क्या है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज, सब कुछ डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, क्या है ये। तो सबसे पहले यही देखा गया था, दिस इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट, वो भी हाइड्रेटेड वाला। ठीक है, तो कहाँ से इसकी डिस्कवरी होती है? डिस्कवरी हुई H2SO4 की, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की। और स्टार्टिंग में इसको बोला गया ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्योंकि इसी ग्रीन विट्रियोल को डिस्टिलिंग करके, एक प्रोसेस है डिस्टिलिंग का, डिस्टिलेशन का, उस प्रोसेस के थ्रू हमने H2SO4 बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से बनाया गया? ग्रीन विट्रियोल से। फॉर्मूला क्या है? FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, क्योंकि आयरन के ऊपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2। ठीक है, इसीलिए इसका कलर क्या है? ग्रीन। और सल्फेट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? विट्रियोल। जितने भी सल्फेट है उनके नाम के आगे आप देखोगे विट्रियोल लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये हाइड्रेटेड है, क्रिस्टल फॉर्म में है, जैसे CuSO4.5H2O था, लगभग वैसा ही। ठीक है, तो इसकी ये रिएक्शन कराई गई, इसको हमने अगर हीट किया तो फर्दर ये डिकम्पोज हुआ आयरन के ऑक्साइड्स में। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड के अलावा हमें मिलता है SO2, SO3 और वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये SO3 और वाटर के मॉलिक्यूल्स ये आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? ये आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? H2SO4। तो H2SO4 कैसे बना होगा? SO3 प्लस H2O से। ठीक है, अब इसकी अक्रंस अगर देखें तो H2SO4 जो है वो फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों ही स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब कि सिर्फ H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हों, और कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो है वो किसी भी एक कंपाउंड में पाए जाते हों, अगर H2SO4 नहीं है तो। ठीक है, तो जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो हिल्स एरिया में होते हैं हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पे फ्री स्टेट में H2SO4 पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम, माइन्यूट ट्रेसेस में। ठीक है, और जो सल्फाइड बेड्स होते हैं, मतलब जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं, उनके मेटल सल्फाइड रॉक के पास में भी क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होती है आयरन पायराइड की। आयरन पायराइड का फॉर्मूला क्या है? FeS, और यहाँ से भी क्या मिलता है? H2SO4। कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो जो भी मेटल सल्फेट्स होते हैं, मेटल सल्फेट जैसे कोई भी कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, उससे हमने क्या निकाला था? H2SO4। तो वहाँ पे कैसा था? कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भले ही थे लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में थे, बट हमने वहाँ से क्या निकाल लिया था? H2SO4। तो मेटल के जो सल्फेट्स थे उनके साथ क्या था? फेरस सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट, उनके साथ हाइड्रेटेड थे ये, तो उनमें क्या था? H2SO4 था। ठीक है, बट कंबाइंड था, उसका फॉर्मूला H2SO4 ना होकर कुछ और था। ठीक है, प्रिपरेशन के जनरल मेथड्स देखते हैं H2SO4 के। तो एक जनरल मेथड ये है कि सल्फर को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करो, एंड दिस नाइट्रिक एसिड शुड बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, दिस नाइट्रिक एसिड शुड बी कंसंट्रेटेड। तो क्या निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और क्या बच जाएगा? H2SO4। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या ट्रिक होगी? आप सल्फर लिखो प्लस HNO3, ऐसे लिखो। ठीक, आपको ये पता है ना कि HNO3 डिकम्पोज होता है। ठीक है, डिकम्पोज होता है तो किस में डिकम्पोज होता है? वाटर के मॉलिक्यूल में, H2O में। ठीक है, अगर H2O में डिकम्पोज होगा तो फिर इसको 2HNO3 चाहिए होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो इस यहाँ पर कितने नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेंगे? 2NO2 निकलेंगे, और यहाँ वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक, प्लस अगर H2SO4 भी निकल रहा है तो ये इक्वेशन में वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ H2SO4 निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 की बैलेंसिंग अब नहीं चलेगी, तो फिर से बैलेंसिंग की ट्रिक क्या कहती है? फिर से बैलेंसिंग की ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले आप मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करो। ठीक है, क्या सल्फर बैलेंस है? हाँ जी बैलेंस है। क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? यस, इट इज़ बैलेंस्ड। तो क्या चीज़ बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बैलेंस नहीं है। कैसे? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब कैसे बैलेंस होगा? यहाँ पे आप 2 लिखो। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 यहाँ पे लिख दो आप, और 6 अगर यहाँ लिखा है तो 6 यहाँ पर भी लिख दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन से बैलेंस वापस से स्टार्ट करते हुए आए और 6 6 6 लिखा, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। ठीक है, तो सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या तरीका है बनाने का? कि क्लोरीन गैस को पास कराया जाए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, और एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में पास कराएंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा और HCl बनेगी। HCl क्या होगी? वोलेटाइल, उड़ जाएगी, और बच क्या जाएगा हमारे पास? H2SO4। ठीक है,
बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर क्या देती है, H2SO4। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 और 3 ऑक्सीजन है, तो ये इससे कंबाइन कर रहा है, बेसिकली H2SO4 बना रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसके साथ अगर वाटर के रिएक्शन कराएंगे तो HCl अलग रह जाता है और H2SO4 अलग रह जाता है, ठीक है। तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। ये H2SO4 का फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान है। सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबका पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आता है इसका 98 AMU, या फिर 1 मोल का मास कितना होगा, 98 ग्राम, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर इज स्टडीड अंडर दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले सल्फर पाउडर फॉर्म में, मतलब सॉलिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या कराया जाता है, हीट कराया जाता है। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ बर्न होना शुरू होता है और सल्फर के ऑक्साइड बनना शुरू होते हैं, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड। फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है हमको, ठीक है। तो उससे पहले क्या किया जाता है कि जो भी एयर में ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है, ये SO2 लिखा है बच्चे, और विद ऑक्सीजन, ये पास कराया जाएगा, ठीक है। ये पास जब कराते हैं तो वाटर का स्प्रे करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए और वेस्ट वाटर को निकाल लिया जाता है। इसको बोलते हैं वॉशिंग या कूलिंग टार, ठीक है। और इसके बीच में ही डस्ट प्रेसिपिटेटर्स यूज़ करते हैं कि एयर में जो भी डस्ट थी वो सब भी साफ़ हो जाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके हम नहीं चाहते कोई इम्प्योरिटीज़ हो जब हम सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो। तो अभी तक क्या बन गया है, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन गया है, ठीक। सल्फर को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया तो सल्फर का ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। उसके बाद फर्दर इन गैसेस को पास कराया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के स्प्रे में। ये इसलिए पास कराया जाता है क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो जो भी वाटर के वेपर्स हैं इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने साथ, और जो एसिड ये एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा है इसको हम बोलेंगे वेस्ट एसिड, ठीक है। तो ये ड्राइंग टावर है, यहाँ पे ड्राई किया जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। फर्दर यही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पास कराई जाती हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर में। आर्सेनिक प्यूरीफायर में क्या होता है कि जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनको प्यूरीफाई किया जाता है। हम नहीं चाहते कि जब हम फाइनल रिएक्शंस करा रहे हो तब कोई इम्प्योरिटी मिले, उसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्यूरिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। आफ्टर दिस प्यूरिफिकेशन प्री हीटिंग की जाती है और उसके बाद इसको एक कैटालिटिक कन्वर्टर में भेज दिया जाता है, और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की। कैटालिटिक कन्वर्टर में जाने वाली जो गैसेज होती हैं वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है वो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं। सल्फर का बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है और रिएक्शन के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्योंकि नए बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड को फर्दर हम क्या करते हैं, अगर हम वाटर के साथ इसकी मिक्सिंग कराना शुरू कर देंगे तब भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, डिटेल में आगे सीखेंगे जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो सल्फरी, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसकी रिएक्शन कराई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो आपस में मिलके क्या बनाता है, H2S2O7। इसको ओलियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलियम, ठीक है, परसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम। और फर्दर इस ओलियम की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब एंड में हमको क्या मिलता है, H2SO4। तो आइए इस रिएक्शन को और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फर्स्ट स्टेप इज मेक सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। तो पहला स्टेप कैसे होगा कि सल्फर जो है वो पाउडर फॉर्म में ली और ऑक्सीजन कहाँ से ली, एयर से, और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस में ली जाती है, एयर बहुत एक्सेस में ली जाती है ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती रहे, ठीक है। अब SO2 अगर बन गया तो साथ में बहुत सारी ऑक्सीजन गैस अभी भी होगी जो हमने एयर से ली होगी, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा कि SO2 को और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराया जाएगा और क्या बनेगा, SO3, ठीक। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों,
ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और यही रिएक्शन जो होती है वो होती है कैटालिटिक टावर में या कैटालिटिक चेंबर में। ठीक है, यहाँ पर कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ आने लगेगी, आगे नहीं जाएगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, इस रिएक्शन में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 से 2 atm प्रेशर लगाया जाता है। अच्छा जी, अब आप लोगों में से कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन करना चाहेगा कि सर अगर ज़्यादा प्रेशर लगा देते तो, देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और कोई भी एसिड क्या करता है, मेटल को कोरोड कर देता है, मेटल को गला देता है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले जो चेम्बर्स हैं वो हमने मेटल के लिए तो हम ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेटल के नहीं लेते हैं वो चेम्बर्स, टेफ्लॉन के लेते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया जाता, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जाता है। ठीक, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। ओके, लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये होता है कि एक बार सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया तो फर्दर इसको क्या किया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है और बनता है H2SO7, इसको ओलियम बोलते हैं, और ये ओलियम यूज़ किया जाता है फर्दर H2S2O7 क्या करने के लिए, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है और बनता है हमारे पास फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल, एक मोल करेगा तो 2 मोल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलियम, और फिर ओलियम से H2SO4। डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड से अगर वाटर की रिएक्शन कराते तो भी H2SO4 बन जाता, लेकिन फिर भी हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के 2 तरीके हैं हमारे पास, एक हमारे सिलेबस का पार्ट है और दूसरा रेफरेंस है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ सल्फर इन एक्सेस एयर, अगर हम सल्फर को एक्सेस एयर में बर्न करें तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। एक तो ये तरीका है कि सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास FeS2 है, ठीक है, लाइक आयरन पायराइट है अगर हमारे पास, या FeS है, इसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस एयर के साथ हीट किया, तो क्या मिला, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ने अपना खुद का भी ऑक्साइड बना लिया और सल्फर का भी क्या बन गया, डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से सल्फर मिल सकती है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट था और ये जस्ट रेफरेंस के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, ओर्स भी ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। एक बार सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है फर्दर एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, जो कि हमने एयर से ली है। यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो रहता है वो 1:1 का रहता है। ठीक है, और हमें मिलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिलती है। ये रिएक्शन जब कराई जाती है तो टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से 2 atm, और कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और फाइनली हमें क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमें फर्दर यूज़ करना है और क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी सिंपली डन बाई एडिंग वाटर। सिर्फ पानी मिला दोगे आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में तो ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिकली आप गैस के साथ पानी की रिएक्शन करा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉक्स बनने लगते हैं। ठीक है, फॉग बनने लगता है। ओके, तो इसीलिए पहले सल्फर डाइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व कर लिया जाएगा। जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 में सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ओलियम H2S2O7। H2S2O7 जो होगा क्या होगा बच्चों, ये होगा H2H2O7। ठीक है, अब H2H2O7 में अगर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तब फर्दर हमको क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं H2SO4 के। ठीक, द प्रोडक्ट इज नोन एज परसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम। ठीक है, विच कैन देन बी रिएक्टेड सेफली विद वाटर टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्वाइस एज मच ओरिजिनली यूज टू मेक द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये है कि जितना सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज किया था उसका डबल आपको मिल जाता है फाइनली।
तो मतलब क्या हुआ, एक सल्फ्यूरिक एसिड का मोल यूज़ किया आपने SO3 के साथ, तो आपको 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के मिल जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ओके, तो हमारे पास 3 टावर थे। पहला टावर क्या है, कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एयर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट लिया है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही है। दूसरा टावर है एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और बन रहा है ओलियम H2S2O7। तीसरा जो हमारे पास टैंक है, जब इस ओलियम को हमने कलेक्ट कर लिया, जहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, तो वो जो हाइड्रोलिसिस होगी टैंक पे, तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूशन टैंक। तो डाइल्यूशन टैंक में H2S2O7 विद H2O गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हैं या 3 स्टेप्स हैं, और इसमें हमने इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हार्ट ऑफ द रिएक्शन है, वो है कॉन्टैक्ट टावर वाली रिएक्शन कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना। एक बार सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई, उससे H2SO4 बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4, मॉलिक्यूलर मास 98। ठीक है, तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस है, आर्डरलेस है, और क्योंकि एसिडिक है तो स्लाइटली सार इन टेस्ट होगी। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 330 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो वोलेटाइल नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, और हैवियर देन वाटर है, लेकिन सॉल्युबल भी है। ठीक, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, सॉल्युबल भी है वाटर के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस में भी आप देखोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी आप देखोगे, इंडस्ट्रियल रिएक्शन में भी आप देखोगे, जो इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस कराई जाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत यूज़ होता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक पावरफुल प्रोटोनेटिंग एजेंट है। प्रोटोनेटिंग एजेंट वो होता है जो प्रोटॉन दे, तो ये क्या देता है, H पॉजिटिव, इसीलिए इसको प्रोटोनेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन देता है अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में डिकम्पोज हुआ है। H2SO4 अगर डिकम्पोज हुआ है तो SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाती है सल्फ्यूरिक एसिड की, और ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जा सकता है। सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, जो मैं बता रहा था कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हर प्रोपोर्शन में क्या है, वाटर के साथ सॉल्युबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसके अलावा इसके आयंस भी टूट जाएंगे, तो ये वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब HCl गैस की प्रिपरेशन करी थी तो उसे कंसनट्रेटेड H2SO4 से पास करते हैं, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेट कर लेता है, या ड्राइंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है। ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को HCl के केस में एब्जॉर्ब कर रहा था तो वहाँ पे ड्राइंग एजेंट वर्ड यूज़ करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल से या किसी कंपाउंड से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को खींच रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी, बहुत सारे इनऑर्गेनिक से भी, सबसे क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है। ठीक है, H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन आइटम है जो कि आयनाइज हो सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या दे देंगे हमको, H+ आयंस। कितने, 2 H+ आयंस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कौन से आयंस होते हैं देखते हैं एक बार। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड देखते हैं, 6 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो आयंस टूटेंगे ये बेसिकली यहाँ से टूटेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, O- सल्फर OH, पहले एक H+ देगा, फिर फर्दर अगर आपने इसको हीट किया या फिर डाइल्यूट किया तो 2 H+ देगा। ठीक है, तो 2 H+ देगा तो डाइबेसिक एसिड है। ये कब H+ देता है, जब ये डाइल्यूट होता है। अगर ये कंसनट्रेटेड होता है तो ये H+ नहीं देता है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब फिर से रिपीट होने वाली है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये प्राप्त किया जाता है H2S2O7। ओके, और ये कैसे बनाया जाता है, सल्फर को बेसिकली या सल्फर के ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करा के या रोस्ट करा के। बेसिकली रोस्ट मतलब क्या होता है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है,
ये जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है तो एक कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटोक्साइड, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जिसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें पानी वानी नहीं मिलाया है, वो क्या होता है, आयनाइज नहीं होता है और उसको एसिड ही नहीं माना जा सकता। अच्छा जी, जो H+ नहीं देगा फिर वो एसिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आयोनाइज होता है, किसमें, H+ देता है तो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बेसिकली, ये H+ था, इसको अपना लोन पेयर दिया ऑक्सीजन ने, तो ये पूरा H3O पॉजिटिव बन गया, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये कितने H+ आयंस देता है, 2 H+ आयन देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइबेसिक। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइबेसिक एसिड बट इन डाइल्यूट फॉर्म, नॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो H2SO4 सबसे पहले एक H+ देगा वाटर के साथ, और फिर HSO4 माइनस फिर वाटर के साथ एक H और देगा तो H पॉजिटिव SO4। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। ठीक है, जिसमें डिसोसिएशन दिख रहा है हमें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्शन देता है। तो हमें यह बताया गया था इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो ZnSO4 बन गया और H2 निकल गया। तो बेसिकली मेटल के सल्फेट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को H2SO4 में डाला तो मैग्नीशियम सल्फेट के आयंस बन गए और हाइड्रोजन गैस, जिंक को डाला तो सेम, निकल को डाला तो सेम। मेटल एक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ये रिएक्शन देंगे, ये तो अंडरस्टूड बात है। बट लेड जो है ये रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन ठीक से नहीं दे पाता है, ये इतनी ज़्यादा रिवर्सिबल हो जाती है कि ये रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन देगा। आप सबको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। तो अगर बेस है और बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट। फेरस ऑक्साइड H2SO4 के साथ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी क्या होते हैं, बेस। तो बेस के साथ अगर एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। तो NaOH बेस है, H2SO4 एसिड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है कि एक तो NaHSO4 बने, सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट जो है बच्चों ये क्या है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि एक एसिड भी है। ठीक है, सॉल्ट क्यों है, सॉल्ट इसलिए है कि ये कटायन दे रहा है जो कि H पॉजिटिव नहीं है। एसिड इसलिए कि ये एक कटायन ऐसा दे सकता है जो कि H पॉजिटिव हो। ठीक, अगर हम इसे घोल दें पानी के अंदर, तो इसलिए ये क्या है, बेसिकली एसिड सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है। ठीक है, तो NaHSO4 प्लस H2O एक ये रिएक्शन देगा। ठीक, दूसरी, अगर NaOH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो NaOH प्लस H2SO4 क्या देगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी या कम टेम्परेचर पे। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले ये एक H पॉजिटिव लूज़ कर रहा है, फिर ये दूसरा H पॉजिटिव लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या कर सकता है, सल्फेट जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फेट और बाइसल्फेट बना सकता है, और साथ में क्या रहेगा, वाटर। तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या देगा, ये मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ये सॉल्ट देगा, वाटर देगा और अलग से देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखते हैं डिटेल में रिएक्शन। आप देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जिंक का एक सॉल्ट था, जिंक कार्बोनेट, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो जिंक सल्फेट बन गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। ठीक, और क्या बना होगा, H2CO3। और H2CO3 क्या करता है, जैसे बनता है फौरन डिकम्पोज हो जाता है, बहुत ही वीक एसिड होता है। और किस में डिकम्पोज हो जाता है, H2O में और CO2 में। ठीक, वैसे ही मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी H2SO4 के साथ क्या दे रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड CO2। विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आगे देखते हैं बाइकार्बोनेट की रिएक्शन। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, H2SO4 के साथ क्या देगा, सोडियम का सॉल्ट Na2SO4 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल्स प्लस CO2। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही है। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई भी कार्बोनेट है, उसमें CO2 की गैस फंसी हुई थी, जैसे ही रिएक्शन होना स्टार्ट हुई CO2 की गैस निकल गई, एस्केप कर गई। तो हमेशा क्या होगा, CO2 की गैस एस्केप करेगी, और जैसे ही CO2 की गैस एस्केप करेगी, रिएक्शन जो है वो कैसी रह जाएगी। फिर से इमेजिन करते हैं एक बार, चलिए बताता हूँ कैसे करना है।
जैसे मान लीजिए कि जिंक कार्बोनेट है, यहां से CO2 की गैस एस्केप कर गई, तो क्या बच गया? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड क्या करेगा? H2SO4 के साथ रिएक्शन, बेस प्लस एसिड क्या देगा? सॉल्ट ZnSO4 प्लस वाटर H2। ठीक है, और रह क्या जाएगी लास्ट में? CO2 की गैस। एक तो ये हमने इमेजिन करा। ठीक है, दूसरा बाइकार्बोनेट के केस में, बाइकार्बोनेट के केस में भी ऐसे इमेजिन करो कि इसमें से एक CO2 का एस्केप कर गया मॉलिक्यूल, तो क्या बच गया? NaOH। अब बेस प्लस एसिड क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से करते हैं। अब इस रिएक्शन के बारे में भी सोचना कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो भी H2SO4 के साथ क्या देगा? CO2 एस्केप करेगी, तो CO2 प्लस वाटर प्लस K2SO4। एक बार बना ली, उसके बाद क्या करना है? बैलेंस करनी है। बैलेंस करते टाइम पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और नहीं हो रहा है तो फिर से रिपीट करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटल सल्फाइड के साथ क्या रिएक्शन देता है? सल्फाइड क्या होते हैं बेसिकली? जैसे इसमें SO3 माइनस माइनस हो, जैसे Na2SO3 K2SO3, तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या देंगे? सॉरी, ये भी H2SO4 के साथ देंगे सल्फर। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी और बच क्या जाएगा? Na2O। अब एक NO2O क्या है? बेसिकली बेस है, और ये क्या है? एसिड। तो बेस और एसिड क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर भी वही SO2 एस्केप कर जाएगी। ऐसे इमेजिन करना है आपको, इससे आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प होगी कि हाँ आप देखने लगोगे रिएक्शंस को। तो K2O बनेगी H2SO4 के साथ, K2SO4 और वाटर एंड SO2 तो एस्केप करी गई थी, तो वो गैस एस्केप कर जाएगी। ठीक है, मेटल सल्फाइड के साथ क्या रिएक्शन देती है? इसमें भी कोई गैस एस्केप करती है, बिल्कुल। सोडियम सल्फाइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो Na2SO4 बन जाएगा, और रह क्या जाएगा? H2S। तो H2S की गैस एस्केप कर जाएगी, सॉल्यूशन में Na2SO4, सोडियम सल्फेट रह जाएगा। जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फाइड जो है जिंक सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन किसको लेके निकल जाएगा? सल्फर को। H2S की गैस जो है वो एस्केप कर जाएगी, रह क्या जाएंगे? कटायंस और अनायंस। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। भले ही ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक नॉन वोलेटाइल है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे? H2SO4 का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वहाँ पर हमें मिलती है एक नेसेंट ऑक्सीजन, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है? कार्बन, जैसे कोक या कार्बन लिया, तो कोक या कार्बन क्या करेगा? अगर हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड यूज किया तो वो क्या होगा? बेसिकली कार्बन को ऑक्सीडेशन करेगा, कार्बन से बना देगा CO2। ठीक है, अगर कार्बन से CO2 बन रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका खुद का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है? बेसिकली SO2 और वाटर का मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों भाई? दो H2SO4 के मॉलिक्यूल अगर डिकम्पोज होंगे तो डिकम्पोज होते समय दो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, दो SO2 के मॉलिक्यूल आएंगे, और नेसेंट ऑक्सीजन दो आ जाएंगे। ठीक, एक कार्बन को अगर दो नेसेंट ऑक्सीजन मिल गई तो वो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो O से O कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कार्बन प्लस 2 H2SO4 गिव्स अस CO2 प्लस 2 H2O प्लस SO2। ठीक है, ये याद करने का तरीका कि रिएक्शन को कैसे देखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज H2SO4 की, कि H2SO4 जो होता है वो क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। ठीक, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। अच्छा, सल्फर का ऑक्सीडेशन रह गया था, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन भी सिलेबस में है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन भी करता है, तो जैसे CO2 का कर रहा था ऐसे क्या करेगा? सल्फर का भी करेगा। तो सल्फर दो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है? सल्फर दो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बना सकता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फर्दर H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स अगर टूटेंगे, डिकम्पोज होंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स SO2 के मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे, और दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगी, तो सल्फर प्लस 2 H2SO4 गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2H2O। जब भी ये इक्वेशन लिखी जाती है समझिए इसको मॉलिक्यूल के बेसिस पे जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये बताते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कि मोल्स कितने हैं। तो मोल्स और मॉलिक्यूल का रिलेशन तो आपको पता ही होगा कि एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या पार्टिकल्स। कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर को क्या करेगा? रिमूव कर लेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी वाटर के लिए बहुत ज़्यादा है।
वाटर के मॉलिक्यूल्स जहाँ भी इसको दिखेंगे, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, इसे वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ भी दिखेंगे ये क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा अपने साथ, वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये वाटर को क्या करता है, रिमूव कर देता है जहाँ से भी चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं कि जो शुगर होती है, अगर शुगर के ऊपर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो शुगर के फॉर्मूले के अंदर जाके वहाँ से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पुल कर लेगा। ठीक है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और केन शुगर सुक्रोज, उसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक है, यहाँ सुक्रोज नहीं लिखा, मार्कर थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, तो सुक्रोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींच लिया, रह क्या गया, केवल कार्बन। यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल को खींच लिया, रह क्या गया, केवल कार्बन। इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, C6H12O6 है तो 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकलेंगे, रह क्या जाएगा, कार्बन। कौन कर रहा है ये, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब कार्बन जो होता है थोड़ा ब्लैकिश कलर का होगा, तो ये जो बच जाएगा ब्लैक कलर का, ये होगा बेसिकली चार ऑफ शुगर। ठीक है, तो शुगर को 4 कैसे किया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के इसका सारा वाटर H2SO4 निकाल के लिया जाता है, इसको डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक, शुगर को कैसे करता है, C12H22O11, इसमें 11 मॉलिक्यूल्स लिया जाएगा H2O के, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ले जाएगा H2O के, रह क्या जाएगा, रह जाएगा हमारे पास चारकोल ऑफ शुगर या फिर 4 शुगर। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये शुगर का क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन। जैसे ही हम H2SO4 डालेंगे ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक और प्रॉपर्टी है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, CgSO4.5H2O ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर वहाँ से H2O को निकाल ले और केवल CgSO4 रह जाए तो वो होता है एमोर्फस वाइट कलर का सॉलिड। इसका मतलब अगर H2SO4 आपने डाला ब्लू कलर के क्रिस्टल्स के ऊपर तो वो क्या करेगा, वाटर को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, जो 5H2O है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट.5H2O, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला आपने तो कंसनट्रेटेड H2SO4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग निकाल लेगा, तो रह क्या जाएगा, केवल कॉपर सल्फेट। अब ये ब्लू कलर का होता है लेकिन ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का। ये क्रिस्टल्स होते हैं और वो क्या होता है, अमॉर्फस होता है। ठीक है, तो CgSO4.5H2O ये ब्लू कलर का होता है और CgSO4 देता है जो कि डर्टी वाइट कलर का होता है। और H2O ने किसने निकाला, H2O को कंसनट्रेटेड H2SO4 ने निकाला। ये भी क्या है, इसकी मॉलिक्यूल के अंदर से जाकर निकाल रहा है, ये भी इसकी एक डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है अगर वो कंसनट्रेटेड है, तो वो नॉन वोलेटाइल भी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो हीट करने पे भी ज़्यादा इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, जबकि HCl या HNO3 के वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने NaCl नमक के साथ H2SO4 की रिएक्शन कराई और टेम्परेचर अगर 200 डिग्री से कम है तो क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HCl। ये HCl बनाने का एक तरीका भी था ना कि सल्फ्यूरिक एसिड का या नमक का यूज़ करके लैब प्रिपरेशन करी थी HCl की। इसके क्या बनेंगे, गैसियस फॉर्म में इसके वेपर्स बनेंगे जो फर्दर कलेक्ट कर लिए जाएंगे। या फिर आपने अगर KCl यूज़ किया है तो KHSO4 और HCl, यही रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 200 डिग्री से ज़्यादा होता तो क्या बनता, Na2SO4 बनता और 2 मॉलिक्यूल HCl के निकलते, फिर भी वो रिएक्शन नहीं कराई जाती है क्योंकि Na2SO4 क्या होता है, सॉलिड, और उसकी क्रस्ट जमा हो जाती है फ्लास्क के ऊपर। ठीक है, और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो HCl वाला चैप्टर देख लो आप, तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। नॉन वोलेटाइल नेचर जो है, जैसे सोडियम नाइट्रेट की अगर हमने रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ तो क्या मिलेगा हमको, Na2SO4 और HNO3। तो HNO3 क्या है, वोलेटाइल, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल है तो इसके वेपर्स उड़ जाएंगे। आप सोच रहे होगे Na2SO4 मिलेगा, हाँ, ये रिएक्शन अगर 200 डिग्री से ज़्यादा कराएंगे तो Na2SO4 मिलेगा, और यही रिएक्शन अगर 200 डिग्री से कम कराएंगे तो NaHSO4 मिलेगा। ठीक है, NaHSO4 मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन 200 डिग्री से कम ही कराई जाती है लैब प्रिपरेशन में, पर 200 से ज़्यादा कराएंगे तब भी आपको एसिड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं होता है और वो वोलेटाइल होते हैं, उनके वेपर्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, इसके वेपराइज फॉर्म नहीं हो पाती है। 200 डिग्री के आसपास ये
अभी इसके वेपर्स नहीं बनते हैं H2SO4 के। सल्फ्यूरिक एसिड के दो टेस्ट हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट क्या हैं? बेरियम क्लोराइड टेस्ट। बेरियम क्लोराइड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनना शुरू हो जाए। जैसे रिएक्शन देख रहे हैं आप, BaCl2 + H2SO4, बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है बेसिकली एक प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट। तो ऐसे प्रेसिपिटेट बनना जब शुरू हो जाते हैं और रह जाता है सॉल्यूशन में एसिड, तो हम ये समझ जाते हैं कि क्या था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक और टेस्ट है, लेड नाइट्रेट टेस्ट। लेड नाइट्रेट PbNO3 जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं। PbSO4 ये भी क्या होता है? प्रेसिपिटेट वाइट कलर का, ये मिलना शुरू हो जाता है और साथ में रह जाता है HNO3 एक एसिड। तो ये जो सल्फेट्स हैं ये बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं थे। इससे हमने ये टेस्ट कर लिया कि हमारे पास जो एसिड है वो क्या है? H2SO4। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट क्या है वो देखते हैं कि आपने कॉपर के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन कराई, वो भी कंसनट्रेटेड, वो भी क्या? कंसनट्रेटेड, तो आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसको आप लाइम वाटर से पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड था। कंसनट्रेटेड यूज़ करोगे तो ये होगा। अगर कॉपर के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया तो ये रिएक्शन हमें मिली। क्वेश्चन ये आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते तो क्या होता? ठीक है, अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते तो क्या होता? ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, डायरेक्ट में बता देना कि ये हाइड्रोजन गैस निकलती, रीज़न बताइएगा कि रिएक्शन होती या नहीं होती, नहीं होती तो क्यों नहीं होती। ठीक है, इसीलिए कंसनट्रेटेड यूज़ करते हैं और कॉपर सल्फेट प्लस SO2 निकल जाती है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसका? कॉपर का। ठीक है, एक और टेस्ट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड अगर आपने यूज़ किया है तो NaHSO4 मिलेगा। टेम्परेचर आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है इस केस में। ठीक है, कॉमन सॉल्ट यूज़ करोगे H2SO4 के साथ NaHSO4 बन जाएगा और क्या बच क्या जाएगी? HCl। इसके गैसियस वेपर्स मिलेंगे जो कि आप फर्दर कलेक्ट कर लोगे और जिससे आप ये जस्टिफाई करोगे कि हमें एक ऐसी गैस मिली है जो कलरलेस है, पंजेंट है। फिर उसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो वो HCl के बराबर आएगा। फिर और टेस्ट करोगे कि ये HCl ही है। इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारे पास क्या था? H2SO4। इस रिएक्शन में कंसनट्रेटेड इसलिए लिखा है क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होता है तो क्या करेगा? खुद के वेपर नहीं बनाएगा, बल्कि जब HCl बनेगा तो इसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे कि HCl क्या होता है? वोलेटाइल। ठीक है, अब यूजेस की बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल टाइस SO4, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम सल्फेट बनाने में, सुपर फॉस्फेट बनाने में, ठीक है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम बनाने में काम आता है। ये भी क्या है? ये भी फर्टिलाइज़र है जो कि सॉल्ट की बेसिसिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ उसमें एडिशन भी कर रहा है। ठीक है, फॉस्फोरस का, P का। तो कैल्शियम CaH2PO4, इसे कैसे याद रखना है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से क्या करो आप? इसमें से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकाल दो तो H2PO4 माइनस। तो PO4 माइनस के दो आयंस होंगे कैल्शियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, और कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? बेसिकली सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। उसके अलावा H2SO4 यूज़ किया जाता है डाइज में, पिगमेंट्स में, पेंट्स में। एक्सप्लोसिव बनाने में भी H2SO4 का यूज़ होता है। अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन बनाने में भी यूज़ था। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अगर गैस बनाने में भी यूज़ होता है। फॉस्फोरिक एसिड, अगर फॉस्फोरस को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फोरिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी हमने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी क्रूड ऑयल जब आता है उसकी रिफाइनिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा
एज अ पिकलिंग एजेंट। पिकलिंग एजेंट मतलब कि अगर कोई मेटल है उसको गैल्वेनाइज करने से पहले, उसको मेल्ट करने से पहले, उसको किसी और इक्विपमेंट में कन्वर्ट करने से पहले सल्फ्यूरिक एसिड से पहले उसकी सफाई करते हैं, तो जो भी मेटल के ऑक्साइड्स बने होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस है और सल्फर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बन जाता है, सॉल्ट के आयन वाटर के साथ निकल जाते हैं। तो एज अ पिकलिंग एजेंट भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एज अ लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरीज में जब जैसे हमने HCl गैस बनाई थी, तो HCl गैस कहाँ से पास कराई थी, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। क्यों? क्योंकि वो उसको डिहाइड्रेट कर रही थी, ड्राई कर रही थी। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे चार बनाना है हमें, शुगर चार बनाना है, तो उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, क्योंकि उसके आयंस टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती है, इसीलिए उसको स्टोरेज बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। अगला लेक्चर जो रहेगा वो नाइट्रिक एसिड पर रहेगा। उसमें डिटेल में हम ये समझेंगे कि इसकी इक्वेशंस को याद कैसे करना है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की जो इक्वेशंस हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो इक्वेशन है, उनके कुछ ट्रिक्स बना के लाएंगे ताकि आपको नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक्स लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।